गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संगणना अनुसंधान। अब यह होता क्या है, हमने अभी तक जो पढ़ा है प्राथमिक आंकड़ों के बारे में, द्वितीयक आंकड़ों के बारे में, प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियाँ, द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत या विधियाँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े होते हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो या अर्थात उनको एकत्रित किस प्रकार से, कौन कौन सी विधियों से किया जाता है। जैसे कि पहला लिखा है संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। यह होता क्या है तो देखेंगे। संगणना अनुसंधान में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रत्येक इकाई। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए मैं यदि पूरे विद्यालय में सभी छात्रों की पॉकेट मनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि उन्हें कितना जेब खर्ची मिलती है डेली, तो यहाँ पर हमारे विद्यालय में 1700 छात्र, लगभग 1700 छात्र पढ़ते हैं। मैं सभी से पूछूंगा तो वह क्या कहलाएगा? संगणना अनुसंधान। अर्थात प्रत्येक इकाई, अर्थात प्रत्येक बच्चे से पूछा है मैंने, किसी भी बच्चे को, छात्र को छोड़ा नहीं है। तो संगणना अनुसंधान क्या हो गया? जहां पर समग्र की, समग्र क्या है? समग्र है कित नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो जितने लोग होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो समग्र का मीनिंग क्या हुआ? जितने भी हैं स्टूडेंट्स। तो समग्र की प्रत्येक इकाई का, अर्थात प्रत्येक बच्चे से पूछना, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो यह कहलाता है हमारा संगणना विधि। जैसे भारत की जनसंख्या की गणना करना। जब भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है तो प्रत्येक के घर में जा जा करके पूछा जाता है। तो यह कौन सी कहलाएगी? संगणना विधि। भारत की जनसंख्या, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको अगर एग्जाम में आता है संगणना विधि का या संगणना अनुसंधान का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको विद्यालय का एग्जाम्पल नहीं देना, आपको देना है भारत में जनसंख्या की जो गणना की जाती है वह संगणना अनुसंधान या संगणना विधि द्वारा होती है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि कोई क्लासरूम वाला एग्जाम्पल भी देता है, जैसे विद्यालय वाला मैंने दिया, तो भी वह गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब जो संगणना अनुसंधान है उसके अंतर्गत उसके कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। गुण मेरिट्स और दोष डीमेरिट्स। यहाँ तो मैंने 1700 छात्रों की बात की। अब आपको एक क्वेश्चन अगर ये दूं कि पूरे नांगलोई के अंदर जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर प्रत्येक छात्र या फिर सभी छात्रों की पॉकेट मनी के बारे में जानना है, या एक और लेते कि उनकी मासिक आय, मतलब उनके पेरेंट्स कितना कमाते हैं उसके बारे में जानना है। नांगलोई में यदि 5 विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में जिन मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट भी है, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, तो ऐसे में मुझे हर एक विद्यालय में जाना पड़ेगा, हर एक छात्र से बात करनी पड़ेगी, आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। तो क्या यह आसान कार्य है? इसका अर्थ है कि संगणना अनुसंधान के गुण भी हैं और दोष भी हैं। सबसे पहले गुणों की बात करते हैं, अच्छी बातों की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है गुण के अंदर अत्यधिक शुद्धता। जब हम प्रत्येक व्यक्ति से, समग्र की प्रत्येक इकाई से बात कर रहे हैं और आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ गलत होगा? जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी निष्कर्ष आएगा वह शुद्ध होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शुद्धता होगी उसके अंदर। दूसरा, गहन अध्ययन। गहन का होता है डीपली। तो गहन अध्ययन का अर्थ है जब हमने प्रत्येक बच्चे से पूछा, छात्र से पूछा है, इसका अर्थ है कि यह अनुसंधान करने में हमने गहन अध्ययन किया है, क्योंकि हमने प्रत्येक इकाई के बारे में जाना है, उससे सूचना प्राप्त की है। तो ये क्या है? गहन अध्ययन। उपयुक्तता। जो इसकी उपयुक्तता है वह क्या है? ऐसी जो विधि है, ऐसे अनुसंधान में बहुत ही उपयुक्त होती है और इनके अंदर सफल जो है, सफल होने की पूरी पूरी गारंटी होती है, पूरी तरह से सफल होते हैं। ठीक है, तो यह इसके कुछ गुण हैं। दूसरा, यदि हम दोषों की बात करें, डीमेरिट्स, तो दोष क्या है? यदि मैं, अब खुद सोचिए, यदि मैं प्रत्येक विद्यालय में जा रहा हूँ, मेरा समय भी बहुत लग रहा है, खर्चीली, पैसा भी बहुत खर्च होगा आने जाने में,
तो यह खर्चीली विधि है, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। दूसरा, असुविधाजनक। क्या इतना आसान है प्रत्येक विद्यालय में जाकर के हर एक छात्र से बात करना और आंकड़े एकत्रित करना? हो सकता है कोई विद्यालय परमिशन ही ना दे, और भी असुविधाएं हो सकती हैं कि गर्ल्स स्कूल में जाने की इजाज़त ही ना मिले। तो यह बहुत ही असुविधाजनक है। तीसरा, अधिक धन और समय। जैसा कि मैंने बताया कि धन भी बहुत ज़्यादा लगेगा और समय कितना लगेगा, एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, 1 महीना भी लग सकता है इस कार्य में। क्या मैं एक विद्यालय में जाके एक दिन में, हमारे विद्यालय में तो 1700 स्टूडेंट हैं, लेकिन जो मॉर्निंग स्कूल्स हैं उनमें तो 4-4 हज़ार हैं, मेन स्कूल में 4 हज़ार है, हमारे मॉर्निंग स्कूल में 2,500 हैं। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 1 महीना 2 महीना लग जाएगा इस कार्य में। इसका अर्थ है कि इसमें धन भी बहुत लगेगा और समय भी बहुत लगेगा। तो संगणना अनुसंधान प्रत्येक परिस्थिति में कामयाब नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये बहुत अच्छी विधि है। यदि मेरा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है, जैसे कि मैंने बताया मुझे सिर्फ क्लास के बारे में, अपनी क्लास के बच्चों के बारे में जानना है कि उनकी पिताजी की मासिक आय कितनी है, कितने बच्चे होंगे, 50, 60, 70, बहुत आसान है, सबसे जान सकता हूँ। इसका अर्थ है कि अनुसंधान का क्षेत्र यदि सीमित होगा, छोटा होगा, तो संगणना अनुसंधान सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया पूरे नांगलोई के विद्यालय, तो वहां पर अनुसंधान जो है, संगणना अनुसंधान उपयुक्त नहीं है। तो यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब जैसे भारत की जनगणना करनी है, तो भारत तो बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन वहां पर केवल यही विधि कारगर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अत्यधिक शुद्धता चाहिए। इसीलिए जब जनगणना कार्य करते हैं, सेंसस का कार्य करते हैं, तो हमें अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता है और वहां पर संगणना विधि का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से संगणना विधि के अंतर्गत जो समग्र की प्रत्येक इकाई है उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक और विधीय अनुसंधान की, जिसका नाम है प्रतिदर्श, दूसरा नाम है न्यायादर्श, तीसरा नाम है नमूना अनुसंधान। 3 नाम है, लेकिन देखेंगे इंग्लिश में सिर्फ एक है, सैम्पलिंग। तो आपको इंग्लिश की टर्म्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि हिंदी में कुछ आ गया तो आप किसी इंग्लिश देख सकते हैं पेपर में और आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ ये हिंदी में वर्ड चेंज कर रखा है। तो प्रतिदर्श, न्यायादर्श, नमूना अनुसंधान, जिसे सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो यह क्या होता है? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का अर्थ है सैंपल, और सैंपल क्या होता है, परिभाषा देखेंगे। प्रतिदर्श अनुसंधान में समग्र की केवल कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जो समग्र है, अर्थात जितने लोग हैं या जितने छात्र हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें सबसे नहीं पूछेंगे आपके पिताजी की आय कितनी है, केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, कुछ से पूछेंगे। 1700 बच्चे हैं तो हो सकता है 170 बच्चों से पूछे, 10% से पूछे, और उसके आधार पर रिजल्ट निकाल दें, निष्कर्ष निकाल दें। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, यदि हम 1700 बच्चों से जो पूछेंगे उसका जो आंसर आएगा, और यदि 170 छात्रों से जो पूछेंगे उसका जो आंसर आएगा वह लगभग सेम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, आसपास होगा लगभग। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो 170 छात्र कौन से होंगे यह कैसे पता चलेगा? उन 170 छात्रों को छांटने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो वह हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, समग्र की केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके भी कुछ गुण और दोष हैं। सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। यदि मुझे 1700 छात्रों में और केवल 170 छात्रों में काम करना हो, तो किसमें समय और धन की बचत होगी? 170, जल्दी से हो जाएगा, 170 एक दिन में हो जाएगा, तो समय और धन की बचत हो रही है। दूसरा, निष्कर्षों की विश्वसनीयता। जैसा कि मैंने बताया कि आंसर लगभग सेम होता है, तो जो निष्कर्ष निकलते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। वैज्ञानिक विधि, यह एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी अन्य विधियों का प्रयोग होता है,
विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग होता है, गणना कार्य होता है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। शीघ्र निष्कर्ष, जब आप कम लोगों से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कब निकलेगा? जल्दी निकलेगा। तो शीघ्र निष्कर्ष निकलते हैं, यह इसके गुण हैं। अब इसके दोष की बात करते हैं। तो दोष क्या है? उच्च स्तरीय शुद्धता का अभाव। मैंने अभी बोला एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा। तो इसका अर्थ है उच्च स्तरीय मतलब परफेक्ट तरह से ये बिल्कुल शुद्ध नहीं होंगे, उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं होगी इसके अंतर्गत। बस आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कितना हो सकता है। भ्रामक निष्कर्ष। भ्रामक निष्कर्ष का अर्थ है कभी कभी जो रिजल्ट निकलता है वह भ्रामक होता है, गलत होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे। यदि सभी के छात्रों की पॉकेट मनी की मैंने बात की, किसी को 10 रुपए मिलते हैं, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 100 रुपए और किसी को कुछ भी नहीं मिलता। सभी का मैंने औसत निकाला, यदि मीन निकाला, समांतर माध्य, तो वह आता है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए। तो ऐसे में जो जिस छात्र को 100 रुपए मिल रहे हैं, आंसर क्या बता रहा है कि उसे मात्र 20 रुपए मिल रहे हैं, और जिसको 0 रुपए मिल रहे हैं उसको भी 20 रुपए बता रहा है। तो इस प्रकार से जो आंसर होता है वह भ्रामक निष्कर्ष होते हैं, कभी कभी, सदैव नहीं, कभी कभी। प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कठिन। अब जैसा कि मैंने बताया था 1700 छात्रों, मतलब विद्यालय में 1700 छात्र हैं, सबसे पूछ लिया। लेकिन अगर मैं उसमें से 170, 200, 250 छात्रों से ही पूछना चाहता हूं क्योंकि केवल कुछ इकाइयों का अध्ययन करना है, तो उन 170, 200, 250 छात्रों को कैसे छांटूं? वह बहुत कठिन कार्य है। इसलिए लिखा है प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कठिन होता है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। सांख्यिकी में प्रतिदर्श या न्यायादर्श अनुसंधान के लिए, गणना करने के लिए हमें एक विशिष्ट ज्ञान चाहिए। इसका अर्थ है सांख्यिकी की नॉलेज होनी चाहिए, गणना कार्य आना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? आप अनुसंधान कर सकते हैं। कौन सा? प्रतिदर्श या न्यायादर्श। सैम्पलिंग मेथड का यूज ही तब आप कर सकते हैं जब आपको गणना कार्य आता है, फॉर्मूलाज आते हैं और सांख्यिकी की नॉलेज है। जैसे आप छात्रों को अभी नॉलेज है, आप 10th में थोड़ा पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन पूरी नॉलेज अभी नहीं है आपको। मैं आपको कुछ बोलूंगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी हम इस विधि का, अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रतिदर्श, दूसरा नाम न्यायादर्श, तीसरा नमूना अनुसंधान। इसके परिभाषा और गुण और दोष किए। सभी छात्रों को इन दोनों ही जो हमने किए, संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। बुक में इनके गुण दोष भी पढ़ने हैं।